क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि शायद आपने कभी वास्तव में अपनी जिंदगी नहीं जी है? यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह संभव है कि आपके अधिकांश विचार, निर्णय और प्रतिक्रियाएं आपकी अपनी भी न हो। आप एक विरासत में मिली जिंदगी जी रहे होंगे और गलती से उसे अपनी मान रहे होंगे। जब मुझे पहली बार इसका एहसास हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरे ही मन ने मुझे धोखा दिया हो, क्योंकि मैंने पाया कि मैं स्वतंत्र नहीं था, मैं बंधा हुआ था। और यही मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं, पुरानी आदतों को कैसे बदला जाए और अंततः एक ऐसी जिंदगी का अनुभव कैसे किया जाए जो वास्तव में आपकी अपनी हो। अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में मेरा मानना था कि मैं अपने निर्णय खुद लेता हूं, अपने रास्ते को नियंत्रित करता हूं और मेरी पसंद वास्तव में मेरी अपनी है। लेकिन एक बिंदु पर यह भ्रम मेरे सामने टूट गया और यह महसूस करना दर्दनाक था कि मैं अपनी जिंदगी का रचयिता नहीं था। मुझे बिना बताए मैं केवल पैटर्न के एक समूह का पालन कर रहा था जो मुझ में बहुत पहले ही बिठा दिए गए थे, इससे भी पहले कि मैं चुनाव का अर्थ समझ पाता। जितना अधिक मैंने अपने व्यवहार का अवलोकन किया, उतना ही स्पष्ट होता गया कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा था। मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी आदतों का एक संग्रह जो मुझे हमेशा एक ही चक्र में फंसाए रखता था। मैं थका हुआ, चिड़चिड़ा और ऊर्जाहीन उठता था और सबसे पहली चीज जो मैं करता था वह थी उन्हीं शिकायतों, उन्हीं चिंताओं, अभाव और कमी के उन्हीं विचारों को दोहराना। मुझे लगता था कि यह सिर्फ वास्तविकता है, लेकिन यह केवल आदत थी। और ये केवल क्रियाओं की आदतें नहीं थीं, ये भावनात्मक आदतें थीं। विज्ञान आज इसे आश्चर्यजनक आंकड़ों के साथ समझाता है। आपके दैनिक रवैये का लगभग 95% स्वचालित होता है, जो उन पैटर्न द्वारा संचालित होता है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं कि आप उन्हें ढो रहे हैं। यह बताता है कि क्यों इतने सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और फिर भी साल दर साल वही जिंदगी दोहराते हैं। यह न तो बुद्धिमत्ता की कमी है, न ही इच्छा शक्ति की कमी, न ही बुरा भाग्य। यह प्रोग्रामिंग है। मुझे अच्छी तरह याद है एक खास ठंडे बादलों वाले दिन की, जब मैं एक पेट्रोल पंप पर था। मेरे हाथ ग्रीस से सने थे, मैं टायर बदल रहा था। जली हुई तेल की गंध, कारों का शोर और उस जिंदगी को जीने की वह व्याप्त भावना जो मेरी अपनी नहीं थी। और फिर उस अराजकता के बीच मुझे कुछ परेशान करने वाला एहसास हुआ। मैं वही भावनात्मक व्यवहार दोहरा रहा था जो मैंने अपने बचपन के घर में देखे थे। पैसे के साथ वही संबंध, असफलता पर प्रतिक्रिया करने का वही तरीका, वही खामोश डर, वही एहसास कि सब कुछ बहुत मुश्किल था। मैं निर्णय नहीं ले रहा था, मैं यादों को दोहरा रहा था। और सच तो यह है, लगभग हर कोई इसी तरह जीता है। आपने कितनी बार महसूस किया है कि आप ऑटो पायलट पर हैं? आपने कितनी बार देखा है कि जब आप बदलने का फैसला भी करते हैं तो आप पुरानी आदतों पर लौट आते हैं, बिना यह समझे कि कब या कैसे? आपने कितनी बार खुद से वादा किया है इस बार अलग होगा, और कुछ दिन बाद खुद को ठीक उसी तरह जीते हुए पाया है? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर या अक्षम हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी प्रणाली है जो सब कुछ वैसा ही रखने के लिए लड़ रही है, और उस प्रणाली को आदत कहा जाता है, या जैसा कि कई लोग अब इसे कहते हैं, एक प्रतिमान। यह अदृश्य आदत नियंत्रित करती है कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और निर्णय लेते हैं। यह यहां तक नियंत्रित करती है कि आप हर महीने कितना कमाने के हकदार हैं, ऐसा आप कितना मानते हैं। और जब मुझे यह पता चला तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं समझा कि मैं एक उधारी की विरासत में मिली और प्रोग्राम की गई जिंदगी जी रहा था। मेरा मन बस वही दोहरा रहा था जो उसने बचपन के अनुभवों से, उन बातचीत से जो मैंने अनसुनी कर दी थी, और उन डरों से जो मैंने अपने आसपास के वयस्कों में देखे थे, सीखा था। मेरे भावनात्मक तंत्र को वर्षों वर्षों के मेलजोल ने आकार दिया था उन लोगों के साथ जो अपनी ही प्रोग्रामिंग दोहरा रहे थे। यह ऐसी बातें समझाता है जो कभी रहस्य लगती थीं। क्यों कर्जदार व्यक्तियों के बच्चे अक्सर पैसे के साथ जूझते हैं? क्यों संघर्षपूर्ण वातावरण में पले बढ़े लोग मुश्किल रिश्तों को दोहराते हैं? क्यों वे लोग जो यह सुनते हुए बड़े हुए कि पैसे कमाना मुश्किल है, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते या जिंदगी कठिन है, अंततः
ठीक वैसा ही अनुभव करते हैं, भले ही वे चीजों को अलग तरह से करने की कोशिश करें। यह सचेत चुनाव नहीं है, यह अवचेतन मन की स्वचालित क्रिया है। और सबसे डरावना हिस्सा यह है कि जब तक आप इस चक्र को समझते नहीं, यह बिना किसी प्रतिरोध के सब कुछ निर्धारित करता रहता है। आप सोचते हैं कि आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल प्रतिक्रिया कर रहे हैं। डर पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अभाव पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, असुरक्षा पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अपनी उस छवि पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं जो आप अपने बारे में रखते हैं। मैंने वर्षों तक यह विश्वास किया कि यह बुरा भाग्य था, कि यह किस्मत थी, या शायद मुझ में वह योग्यता नहीं थी। लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं था। मैं केवल एक आंतरिक आदत दोहरा रहा था जो एक बेहतर जीवन का सपना देखने से भी बहुत पहले से मौजूद थी। और शायद यह आपके भीतर भी हो रहा है। शायद आप मानते हैं कि आप निर्णय ले रहे हैं, जबकि वास्तव में आप अपनी भावनात्मक आदतों के बहाव में बह रहे हैं। शायद आप हर दिन इस भावना के साथ उठते हैं कि आपकी जिंदगी फंसी हुई है, कि भले ही आप कितनी भी कोशिश करें, कुछ न कुछ आपको हमेशा पीछे खींच लेता है। शायद जब भी कुछ सही होने लगता है, एक अदृश्य बेचैनी आपको बर्बाद कर देती है। शायद आप पैसे बचाने का वादा करते हैं, लेकिन हमेशा उसे खर्च करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। शायद आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का फैसला करते हैं, लेकिन हमेशा पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। शायद आपको लगता है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, सब कुछ अंततः पहले जैसा ही हो जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है। और यह इतनी गहरी है कि अक्सर आपको इसकी उपस्थिति का भी एहसास नहीं होता। यह आपके लिए फैसले लेता है इससे पहले कि आपको यह एहसास हो कि कोई चुनाव करना था। यह आपके विचार बनाने से पहले भावना को आकार देता है। यह तय करता है कि आप कितना सहते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, कितना जोखिम लेते हैं, आप कितना संभव मानते हैं। और यह अदृश्य आदत इतनी मजबूत है कि यह शारीरिक रूप से भी प्रकट होती है। आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं, आपकी ऊर्जा का स्तर, आपकी मुद्रा, यहां तक कि आपके सांस लेने का तरीका भी, यह सब आपके आंतरिक भावनात्मक प्रोग्रामिंग से प्रभावित होता है। ठीक यही मुझे उस पेट्रोल पंप पर एहसास हुआ था। मेरे हाथ ग्रीस से सने हुए थे। वह जिंदगी नहीं थी जो मैं चाहता था, बल्कि वह जिंदगी थी जिसे मेरी आंतरिक आदत बनाए रख सकती थी। और कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक मैं अपने भीतर के बदलाव को नहीं करता, क्योंकि अपनी वास्तविकता को बदलने से पहले आपको उस आदत को बदलना होगा जो उस वास्तविकता को बना रही है। कोई भी इच्छा शक्ति गहरी जमी हुई आदत का सामना नहीं कर सकती। आप आदत को उससे लड़कर नहीं हराते, आप उसे बदलकर हराते हैं। और यह सब तब शुरू होता है जब आप आखिरकार यह पहचानते हैं कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वह आपकी इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि वह है जो आप बार बार करते हैं। और जब यह एहसास गहराता है तो आपके भीतर कुछ खुल जाता है। आपको एहसास होता है कि एक रास्ता है, लेकिन वह भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तभी मैं समझा कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए मुझे सबसे पहले वह बदलना था जो मैं अनजाने में दोहरा रहा था। मेरे भावनात्मक पैटर्न, मेरे स्वचालित विचार, मेरी खामोश मान्यताएं, मेरी सहज प्रतिक्रियाएं। और यह सभी वास्तविक परिवर्तन की नींव है। लोग मानते हैं कि वे फंसे हुए हैं क्योंकि वे पर्याप्त प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनमें अनुशासन की कमी है, या क्योंकि वे दूसरों के पास जो है उसके साथ पैदा नहीं हुए थे। लेकिन यह कभी सच नहीं था। अधिकांश लोग साल दर साल ठीक उसी जगह पर बने रहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे फंसे हुए हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि एक खामोश स्वचालित भावनात्मक रूप से गहरी बैठी हुई शक्ति है जो हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करने पर सब कुछ उसकी उत्पत्ति पर वापस धकेल देती है। और जितना अधिक आप केवल इच्छा शक्ति के माध्यम से बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह शक्ति आपको पीछे खींचती है, एक अदृश्य इलास्टिक बैंड की तरह जो आपकी जिंदगी को उसी दायरे में घूमता रहता है। मैंने इसे इतनी तीव्रता से अनुभव किया कि यह लगभग अलौकिक लगता था। मैं खुद से कहता था, इस बार अलग होगा। और कुछ दिनों के लिए वास्तव में ऐसा ही महसूस होता था। मैं योजनाएं बनाता, व्यवस्थित होता, ऊर्जा के साथ शुरुआत करता, लेकिन जल्द ही एक छोटी सी बेचैनी घुस आती, एक संदेह, एक न्यूनतम प्रतिरोध जिसे मैं मुश्किल से समझा पाता था।
और बिना एहसास हुए मैं पुरानी क्रियाओं पर लौट रहा था। जब मैंने देखा, मैं ठीक वहीं था जहां मैं हमेशा से था, और सबसे बुरा हिस्सा यह था कि मैं इसे तर्क से सही ठहराने की कोशिश करता। शायद यह सही समय नहीं था, शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, या यह मेरे लिए नहीं है। जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि इसमें कुछ भी तर्क संगत नहीं था, यह भावनात्मक था, यह स्वचालित था। यह तब हुआ जब मैंने मानव व्यवहार का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया कि मैंने कुछ ऐसा समझा जिसने सब कुछ बदल दिया। मानव मन विकास नहीं चाहता, वह सुरक्षा चाहता है, और अवचेतन मन के लिए सुरक्षा वह नहीं है जो अच्छा है, बल्कि वह है जो परिचित है। मस्तिष्क अज्ञात समाधान की तुलना में एक ज्ञात समस्या को प्राथमिकता देता है। यह एक भव्य जीवन की तुलना में एक सीमित लेकिन अनुमानित जीवन को प्राथमिकता देता है, जो नए क्षेत्र की मांग करता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग प्रेरित होकर शुरू करते हैं और फिर आधे रास्ते में रुक जाते हैं। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह परिचित के विघटन पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो उन पन्नों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे एक दर्पण की तरह सामना किया। मैंने सोचा कि मैं विकास चाहता हूं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल अपने दर्द को कम करने के लिए पर्याप्त चाहता था, अपनी पहचान तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि वास्तव में बदलने के लिए मुझे अपने उन हिस्सों को छोड़ना पड़ता जो मैं वर्षों से ढो रहा था, और वह किसी को भी डराता है। मैंने पाया कि मैं सफलता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था, मैं अपने पुराने स्व के प्रति प्रतिबद्ध था, उन भावनाओं के प्रति जो किशोरावस्था से मेरे साथ रही थीं, अभाव की मानसिकता के प्रति जो मुझे विरासत में मिली थी, डर के प्रति जिसे मैंने विवेक कहा, अनुरूपता के प्रति जिसे मैंने वास्तविकता का नाम दिया। जब वह सच्चाई मुझ पर प्रकट हुई तो पेट में मुक्के जैसा महसूस हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं इसीलिए विफल नहीं हुआ क्योंकि मैं कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने पुराने संस्करण से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। मैं अपने भीतर अपनी पुरानी जिंदगी की भावनात्मक नियमावली लेकर एक नया जीवन बनाने की कोशिश कर रहा था। सफल होना असंभव था। मैंने विकास करने की कोशिश की, लेकिन मेरी मान्यताएं मुझे पीछे खींचती थीं। मैंने समृद्ध होने की कोशिश की, लेकिन मेरी आत्म छवि नए का विरोध करती थी। मैंने जोखिम लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा अवचेतन फुसफुसाता, वह तुम नहीं हो। और शायद यह आपके भीतर भी हो रहा है। शायद आप कहते हैं कि आप अधिक पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे के इर्द गिर्द जो भावनात्मक आदत है, वह आपको खर्च करने, तोड़फोड़ करने और जोखिम लेने से डरने पर मजबूर करती है। शायद आप कहते हैं कि आप एक बेहतर रिश्ता चाहते हैं, लेकिन आप पिछली चोटों से उपजे उन्हीं भावनात्मक पैटर्न को दोहराते रहते हैं। हो सकता है कि आप करियर बदलने का दावा करते हो, फिर भी आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आपको वास्तव में जीने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता हो। सबसे क्रूर बात यह है कि आपको यह एहसास तक नहीं होता कि आप इन पैटर्न को दोहरा रहे हैं। वे स्वाभाविक लगते हैं, वे आप जैसे लगते हैं, और ठीक यही बात उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब मुझे यह एहसास हुआ। मैं एक अग्निशामक के रूप में काम कर रहा था, बहुत कम कमाता था, लगातार थका हुआ और निराश रहता था, फिर भी हमेशा उसी दिनचर्या में लौट आता था। फिर एक दिन मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर मुझे पता है कि यह वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, तो मैं अभी भी यहां क्यों हूं? उस सवाल ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जवाब तार्किक नहीं था, यह भावनात्मक था। मैं इसलिए रुका रहा क्योंकि यह परिचित था, यह सुरक्षित महसूस होता था, यह अनुमानित था, भले ही यह दुखद था। सबसे बड़ी जेल सलाखों से नहीं बनी होती, यह भावनात्मक आदतों से बनती है। आप वही जीवन जीते रहते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन जानता है कि इसे कैसे पार करना है। और जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह पैसे बचाना हो, व्यायाम करना हो, पढ़ाई करना हो, कोई व्यवसाय शुरू करना हो, खुद को महत्व देना हो या सीमाएं निर्धारित करना हो, आपका मन उसी संदेश के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह अजीब है, यह खतरनाक है। जो आप जानते हैं उस पर वापस जाओ। फिर डर, चिंता, टालमटोल, अचानक निराशा और भावनात्मक थकावट घेर लेती है। यह आपकी असफलताएं नहीं हैं, यह आपके पुराने स्वरूप की सुरक्षात्मक प्रणालियां हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब मुझे यह एहसास हुआ
तो मुझे राहत और विद्रोह का मिला जुला भाव महसूस हुआ। राहत इसलिए क्योंकि मैं आखिर समझ गया था कि मेरा जीवन अटका हुआ क्यों महसूस होता था। विद्रोह इसलिए क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई साल यह मानते हुए बिता दिए थे कि मैं अक्षम हूं, जबकि हकीकत में मैं सिर्फ भावनात्मक रूप से इस तरह से वातानुकूलित था कि अपनी सीमाओं से आगे न बढ़ूं। और वही वह क्षण था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ, जब मैंने यह सोचना बंद कर दिया कि मुझे और ताकत की जरूरत है और समझा कि मुझे और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। क्योंकि कड़वा सच यह है, कोई भी जानबूझकर फंसा नहीं रहता। वे इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें जंजीरें दिखाई नहीं देती। और जब आप अंततः अपने भीतर काम कर रहे इस छिपे हुए सिस्टम को देखते हैं तो जीवन बदल जाता है। एक साथ सब कुछ नहीं, लेकिन यह आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जागरूकता हमेशा कंडीशनिंग की दीवार पर पहला वार होती है, और ठीक यही पहला वार हर उस चीज के लिए जगह खोलता है जो इसके बाद आती है। मेरे पुराने स्वरूप में पहली दरार किसी भव्य क्षण में नहीं आई, न ही किसी विशेष घटना के दौरान। यह एक साधारण दिन हुआ, इतना साधारण कि अगर इसने बिल्कुल सब कुछ न बदला होता तो मैं इसे भूल भी गया होता। मैं टोरंटो अग्निशमन विभाग के चेंजिंग रूम में एक और थका देने वाली, पसीने से तर, निराश और पूरी तरह से लक्ष्यहीन शिफ्ट के बाद बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भावनात्मक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच गया था। अत्यधिक परिश्रम से नहीं, बल्कि दोहराव से, उस जीवन के दोहराव से जिसे मैं अब और सहन नहीं कर सकता था। और उस अजीब खामोशी में सायरन की दूर की आवाज और तेल व रबर की तीखी गंध के बीच मेरे भीतर कुछ बस टूट गया। यह गुस्सा नहीं था, यह उदासी नहीं थी, यह स्पष्टता थी। एक ऐसी अप्रत्याशित स्पष्टता जिसने मुझे लगभग चौंका दिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं ऐसा जीवन जी रहा था जिसे मैंने चुना नहीं था। एक ऐसा जीवन जो मेरे जन्म से पहले ही लिखा हुआ प्रतीत होता था। और यह मुझे एक सदमे की तरह लगा। मैं कुछ भी तय नहीं कर रहा था, मैं केवल उस स्क्रिप्ट का पालन कर रहा था जो मेरे परिवेश ने मुझे दी थी। छूटे हुए अवसरों की स्क्रिप्ट, एक मामूली वेतन की स्क्रिप्ट। यह ऐसा ही है, इसे स्वीकार करो कि स्क्रिप्ट। और जब वह सच आपको भेदता है तो दर्द होता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि इनमें से कुछ भी वास्तव में आपका नहीं है। आप बस दोहरा रहे हैं, दूसरों में देखा गया डर दोहरा रहे हैं, अवलोकन से सीखी गई अनुरूपता दोहरा रहे हैं, उन सीमाओं को दोहरा रहे हैं जिन पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया। और जब मुझे यह एहसास हुआ तो मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शर्म और राहत का मिला जुला भाव। शर्म इस बात की कि इतने लंबे समय तक एक ऐसे सांचे में ढलकर जिया जो मेरा नहीं था, और राहत इस बात की कि अंततः अपनी स्थिरता का कारण समझ गया था। तभी मैंने एक छोटा फिर भी गहरा प्रतीकात्मक चुनाव किया। मैंने तय किया कि मैं अब उस रास्ते को अपरिहार्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा नहीं था कि मैं पहले से जानता था कि कहां जाना है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने तय किया कि उस पल से मैं अब वहां चलना जारी नहीं रखूंगा जहां मैं नहीं जाना चाहता था। वह पहली दरार थी, उस दीवार में पहली दरार जिसे मैं ठोस मानता था। और अजीब बात यह है कि यह दरार किसी चिल्लाहट के साथ नहीं आई, यह एक फुसफुसाहट के साथ आई। यह तुम नहीं हो। और जब वह वाक्यांश किसी व्यक्ति के दिल को छूता है तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि आप अपनी क्षमता से कम जी रहे हैं। और ठीक उसी क्षण भावनात्मक बदलाव शुरू होता है जिसका मस्तिष्क अपनी पूरी शक्ति से विरोध करता है। मुझे उस दिन महसूस हुई सटीक शारीरिक सनसनी याद है। ऐसा था जैसे मेरा मन मुझे अपने पुराने स्वरूप में, पुरानी दलीलों में, सुरक्षा के रूप में प्रच्छन्न पुराने आराम में वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए, उस पुरानी आदत ने लड़ाई हार दी। और मुझे लगा कि इससे पहले कि यह और मजबूत होकर लौटे, मुझे कार्रवाई करनी होगी। तभी मैंने कुछ छोटा किया, फिर भी जो मेरे सामान्य पैटर्न से पूरी तरह बाहर था। मैंने ऑटो पायलट बंद कर दिया। मैंने खुद को देखा और मैंने जानबूझकर वह करने का फैसला किया जो मैं हमेशा करता था, उसके विपरीत। यह किसी बाहरी व्यक्ति को महत्वहीन लग सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से वातानुकूलित व्यक्ति के लिए
यह एक आंतरिक भूकंप है। जब आप पहली कार्रवाई करते हैं जो आपके पुराने स्वरूप के विपरीत होती है, तो आप अपने मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं अलग तरह से कार्य कर सकता हूं। और वह छोटा सा आंदोलन कंडीशनिंग को कमजोर करना शुरू कर देता है। मैंने उस दिन इसे महसूस किया। जब मैं चेंजिंग रूम से बाहर निकला और ठंडी सड़क पर चला, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं अब बिल्कुल वैसा नहीं था। पहली दरार पड़ चुकी थी। मेरे भीतर कुछ टूट गया था, और जब कुछ टूटता है तो कुछ नया प्रवेश कर सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव किसी वीरतापूर्ण साहस के रूप में नहीं आया। यह असहजता के रूप में आया। और यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं, क्योंकि जब असहजता प्रकट होती है तो वे मानते हैं कि यह इस बात का संकेत है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में असहजता इस बात का निश्चित प्रमाण है कि आप आंतरिक क्षेत्रों को छू रहे हैं जिन्हें पहले कभी छुआ नहीं गया है। यह सच्चे परिवर्तन का पहला लक्षण है। मुझे याद है कि मैं चल रहा था और अपने पेट में हलचल महसूस कर रहा था। इसलिए नहीं कि मुझे असफल होने का डर था, बल्कि इसलिए कि पहली बार मैं अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने वाला था। और अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना एक भावनात्मक द्वार पार करने जैसा है। आपको नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप वहीं रहते हैं जहां आप हैं, तो आप ऐसा जीवन जीते रहेंगे जो आपका नहीं है। और शायद आपने पहले भी वह सनसनी महसूस की होगी, वह अंतर्ज्ञान कि कुछ नया जन्म लेने के लिए आपके भीतर कुछ टूटना चाहिए। बदलाव की वह इच्छा जो एक अकथनीय डर के साथ मिली हुई हो, वह भावना कि अगर आप अभी कुछ अलग नहीं करते हैं तो आपका पूरा जीवन वैसा ही रहेगा। यह क्षण, यह दरार सब कुछ की शुरुआत थी, क्योंकि कोई भी परिवर्तन किसी भव्य चीज से शुरू नहीं होता। यह हमेशा एक शांत, लगभग अगोचर, फिर भी गहरा वास्तविक आंतरिक टूटने से शुरू होता है। वह क्षण जब आप अंततः कहते हैं, मैं ऐसे ही जारी नहीं रखूंगा। और जब वह ब्रेकिंग पॉइंट आता है, तो आप कभी भी वह नहीं रहते जो आप पहले थे। कई वर्षों तक कमी वह लेंस था जिसके माध्यम से मैं हर चीज को देखता था। उस समय मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि कमी स्वयं को अभाव के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। यह स्वयं को तात्कालिकता के रूप में, चिंता के रूप में, उस भावना के रूप में प्रस्तुत करती है कि यदि आप अभी किसी अवसर को नहीं पकड़ते हैं तो आपको फिर कभी दूसरा नहीं मिलेगा। और ठीक यही भावना आपको बढ़ने से रोकती है। कमी आपको छोटा सोचने, कम चार्ज करने, कम स्वीकार करने, अस्वीकृति से डरने और टुकड़ों से संतुष्ट होने पर मजबूर करती है। और सच यह है कि कमी आपके बटुए में पैदा नहीं होती, ये आपके मन में पैदा होती है। मैंने इसे इतनी तीव्रता से अनुभव किया कि अपने सफाई व्यवसाय शुरू करने के बाद भी, जब मैं पहले से कहीं अधिक कमा रहा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मेरा व्यवहार अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे सब कुछ खोने का डर था। मुझे याद है पहला महीना जब मैंने 1000 अमेरिकी डॉलर कमाए थे, ऐसा लगा जैसे दुनिया खुल गई हो। दूसरे महीने में मैंने 2000 अमेरिकी डॉलर कमाए और मुझे मुश्किल से विश्वास हुआ। यह मेरे जीवन में देखी गई किसी भी चीज से अधिक था। लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने सब कुछ खो दिया। मैं अपने पिछले आंकड़ों पर, कठिनाइयों पर, पुराने पैटर्न पर लौट आया। उस समय मैंने सोचा कि यह बुरी किस्मत थी। मैंने सोचा कि मैंने गलत शुल्क लिया था। मैंने सोचा कि चीजें बस गलत हो गई थीं। लेकिन वर्षों बाद मुझे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मुझमें समृद्धि को बनाए रखने के लिए भावनात्मक संरचना नहीं थी, क्योंकि मेरे भीतर की कमी आने वाले पैसे से अधिक मजबूत थी। अवचेतन मन हमेशा जीवन को आपकी अपनी छवि के साथ संतुलित करने का एक तरीका खोजता है। और मेरी छवि एक ऐसे युवक की थी जो सोचता था कि वह ज्यादा कुछ पाने के लायक नहीं है। मैं लोगों को यह कहते हुए बड़ा हुआ कि पैसा मुश्किल से मिलता है, अवसर आसमान से नहीं गिरते, दुनिया कठोर है, जो गरीब पैदा होते हैं वे गरीब ही मरते हैं। इस तरह की मान्यता आय बढ़ने से गायब नहीं होती। इसके विपरीत, जब आप समृद्ध होना शुरू करते हैं तो यह और भी अधिक काम करती है, क्योंकि समृद्धि पुराने स्वरूप को खतरा पहुंचाती है और पुराना स्वरूप मरने से बचने के लिए सब कुछ करता है। ठीक इसीलिए इतने सारे लोग अधिक कमाते हैं और अधिक खर्च करते हैं। वे बेहतर कमाते हैं और वे खुद को बेहतर ढंग से तोड़ते हैं।
वे अच्छे अवसरों को बंद कर देते हैं और फिर ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं जिनसे नुकसान होता है। कमी एक चुंबक की तरह काम करती है जो हर चीज को उस भावनात्मक स्तर पर वापस खींच लेती है जहां से आप आए थे। आप शायद ऊपर उठे, लेकिन आप उसे बनाए नहीं रख पाते। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि व्यक्ति जानता नहीं कि क्या करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें महसूस नहीं होता कि वे जो प्राप्त कर रहे हैं उसके वे हकदार हैं। मैंने इसे अनगिनत बार जिया। जब मेरी कंपनी बढ़ने लगी तो अपनी क्षमता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करने के बजाय मैंने डर के आधार पर निर्णय लिए। ग्राहकों को खोने का डर, अधिक शुल्क लेने का डर, गति बनाए न रख पाने का डर, और यह डर विनम्रता के रूप में प्रच्छन्न था। मैंने खुद से कहा, मैं इसे अति नहीं करना चाहता, मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं दिखना चाहता, मैं लालची नहीं दिखना चाहता। और जब मैं ऐसा कह रहा था तो मैं केवल उस अभाव की पुष्टि कर रहा था जिसने मेरी पहचान पर राज किया था। यह पैटर्न अपने आप नहीं टूटता। इसके लिए जागरूकता, उपस्थिति और भावनात्मक साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि बदलना केवल नए उपकरण सीखने के बारे में नहीं है, यह पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के बारे में है। और पुराने को छोड़ना हमेशा दुख देता है क्योंकि यह परिचित होता है, लेकिन आपको नष्ट करने वाली चीज से चिपके रहने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। मैंने इसे एक बिल्कुल साधारण दिन बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव किया। मैं एक छोटी मेज पर बैठा था, अपने मासिक हिसाब किताब की समीक्षा कर रहा था और महसूस किया कि मैंने उस अवधि में काफी पैसे कमाए थे। फिर भी किसी तरह मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। और उस क्षण कुछ स्पष्ट हो गया। मैं ठीक वही जी रहा था जिसके मैं खुद को लायक समझता था। भले ही तर्क संगत रूप से मैं समृद्धि चाहता था, पर भावनात्मक रूप से मैं अब भी वही सीमित व्यक्ति था। और इसे समझना एक अंधेरे कमरे में खिड़की खोलने जैसा था। नई रोशनी अस्थिर करने वाली थी, लेकिन जरूरी भी। इसने मुझे कुछ गहरा एहसास कराया। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, यह आपको वह देता है जिसे आप भावनात्मक रूप से संभाल सकते हैं। और यही कारण है कि इतने सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी क्षमता से कमतर जीते हैं। उन्हें नहीं लगता कि वे और कुछ कर सकते हैं, उन्हें प्रचुरता से डर लगता है, उन्हें विकास के साथ आने वाली जिम्मेदारी से घबराते हैं, उन्हें अज्ञात से डर लगता है। उनके दिमाग समृद्धि की अनजानी आजादी के बजाय सीमा की जानी पहचानी पीड़ा को पसंद करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जब कुछ अच्छा होने वाला हो तो क्या आपने वह बेचैनी महसूस की है? वह अजीब सा एहसास कि कुछ गलत हो जाएगा जबकि सब कुछ ठीक चल रहा हो? जब चीजें बस सही दिशा में बहने लगे तभी अचानक हार मान लेने की इच्छा। यह अभाव की मानसिकता है। यह आप पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती, और इसे दूर करने का एकमात्र तरीका इसे एक नई मानसिक छवि से बदलना है। एक ऐसे व्यक्ति की छवि जो हकदार है, जो भरोसा करता है, जो खुद को फैलाता है, जो प्राप्त करने से नहीं डरता। मुझे इसे खुद अनुभव करके सीखना पड़ा। मुझे हारना पड़ा ताकि मैं समझ सकूं कि मैं क्यों हारा था। मुझे खुद को वही पैटर्न दोहराते हुए देखना पड़ा ताकि मैं आखिरकार समझ सकूं कि समस्या मेरे आसपास की दुनिया में नहीं थी, यह मेरे भीतर थी। और जब मुझे यह एहसास हुआ तो अपने जीवन में पहली बार मैं ईमानदारी से खुद को देख पाया, और उस ईमानदारी ने उस जगह को खोला जहां प्रचुरता सचमुच प्रवेश कर सकती थी। यह अभाव की मानसिकता आपके बोलने के तरीके, आपके मोल भाव करने के तरीके, आपके शुल्क लेने के तरीके, आपके निर्णय लेने के तरीके, आपके भरोसा करने के तरीके और कैसे अपने मूल्य को स्थापित करते हैं, इन सब को आकार देती है। यह आपको सिकोड़ती है, यह आपको छोटा महसूस कराती है। और जब तक यह नियंत्रण में है, कोई वित्तीय रणनीति, कोई अवसर, कोई पाठ्यक्रम, कोई वेतन वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। क्योंकि जब आपका बटुआ बढ़ता है लेकिन आपका मन छोटा रहता है तो जीवन हमेशा अपने पुराने आकार में लौट आता है। और यही कारण है कि जब आप इस पैटर्न को बदलना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए नहीं कि दुनिया पहले बदलती है, बल्कि इसलिए कि आप कमी के साथ कंपन करना बंद कर देते हैं और संभावना के साथ कंपन करना शुरू कर देते हैं। आप डर में जीना बंद कर देते हैं और इरादे के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप जीवन में खुद को घसीटना बंद कर देते हैं और इसमें ऐसे चलना शुरू कर देते हैं जैसे कोई यहां होने का हकदार हो।
इसी बिंदु पर आप अभाव से खींचे जाना बंद कर देते हैं और जागरूकता द्वारा निर्देशित होना शुरू कर देते हैं। वहीं से सब कुछ शुरू होता है। अपराध बोध सबसे धोखेबाज बोझों में से एक है जिसे एक व्यक्ति ढो सकता है, क्योंकि यह चुपचाप घर कर जाता है। यह बिना इजाजत आपके भीतर जगह बना लेता है, और जब आपको इसका एहसास होता है तो आप पहले से ही भावनात्मक रूप से झुके हुए जीते हैं, यह मानते हुए कि यह भार आपकी बनावट का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कई सालों तक मैंने इस अपराध बोध को ऐसे ढोया जैसे यह एक नैतिक कर्तव्य हो। पढ़ाई न करने का अपराध बोध, दूसरों द्वारा अपेक्षित मार्ग पर न चलने का अपराध बोध, पर्याप्त कमाई न करने का अपराध बोध, यह महसूस करने का अपराध बोध कि मैं कभी पर्याप्त नहीं था। और इस अपराध बोध ने मेरी ऊर्जा को लगभग अदृश्य तरीके से खत्म कर दिया, क्योंकि यह आंतरिक चीखों के रूप में प्रकट नहीं होता है। यह थकान के रूप में, संदेह के रूप में, उस आवाज के रूप में प्रकट होता है जो कहती है, शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। मुझे एक रात याद है जिसने मेरे दिमाग में इस पैटर्न को गहराई से अंकित किया। मैं सुबह के 3 बजे एक कार्यालय का फर्श साफ कर रहा था, अकेला। खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरी सांसों की आवाज कालीन पर गूंजती हुई सुनी जा सकती थी। और जैसे ही मैंने उस फर्श को 20वीं बार रगड़ा, मैंने सोचना शुरू किया कि मैं वहां कैसे पहुंचा था। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, कोई दूरदृष्टि नहीं थी। और सबसे अजीब बात यह है कि स्थिति पर गुस्सा महसूस करने के बजाय मुझे जो महसूस हुआ वह बुद्धिमान न होने का अपराध बोध था, पढ़ाई न करने का अपराध बोध था, बेहतर विकल्प न चुनने का अपराध बोध था। जैसे कि वह गंदा फर्श उन निर्णयों का अंतिम फैसला था जो मैंने नहीं लिए थे। लेकिन उस क्षण कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे ही मैंने साफ किया, मुझे एहसास हुआ कि अपराध बोध मुझे जरा भी मदद नहीं कर रहा था। मैं इसकी वजह से बेहतर नहीं हो रहा था, मैं अपने व्यवहार नहीं बदल रहा था, मैं बढ़ नहीं रहा था। अपराध बोध बस एक ऐसा लंगर था जिसे मेरे उस रूप ने थाम रखा था जिसका अब कोई अर्थ नहीं था। और यह एहसास एक तीव्र दर्द के साथ था, क्योंकि यह स्वीकार करना कि अपराध बोध का कोई उद्देश्य नहीं है, यह स्वीकार करना है कि आप व्यर्थ में कष्ट उठा रहे थे। यह स्वीकार करना है कि आप एक भावनात्मक तंत्र में फंसे हुए थे जिसने हमेशा आपको नीचे धकेला। और यह सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि दीर्घकालिक अपराध बोध निर्णय लेने की क्षमता को नाटकीय रूप से कम करता है और भविष्य की दृष्टि को सीमित करता है। अपराध बोध से ग्रस्त होने पर दिमाग मनोवैज्ञानिक संकुचन की स्थिति में आ जाता है। आप जोखिम लेने से बचते हैं, आप बढ़ने से बचते हैं, आप खुद को दिखाने से बचते हैं, आप खुद को दुनिया के सामने लाने से बचते हैं। ऐसा लगता है जैसे अवचेतन कहता है, हिम्मत मत करना। और जब आप इस अवस्था में जीते हैं तो अवसर गायब नहीं होते, आप बस उनके सामने सिकुड़ जाते हैं। मैंने इसे बार बार अनुभव किया। जब भी सुधार का कोई मौका आता, चाहे वह किसी बड़े ग्राहक को लेने से हो या अधिक साहसिक प्रस्ताव देने से, मेरे अंदर कुछ फुसफुसाता कि मैं इसके लायक नहीं था, कि मैंने पाने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया था, कि मुझे एक बड़ा कदम स्वीकार करने से पहले बेहतर, अधिक तैयार, अधिक योग्य या कुछ भी और होने की आवश्यकता थी। यह अपराध बोध का जड़ है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप केवल अधिक दुख सहने के बाद ही हकदार हैं, और यह एक विनाशकारी झूठ है। अपराध बोध आपके हाव भाव को आकार देता है। आप अधिक झुके हुए चलते हैं, आपकी आवाज कमजोर निकलती है, आपके निर्णय छोटे लगते हैं, आप हमेशा माफी मांगते हुए कार्य करते हैं, यहां तक कि उन चीजों के लिए भी जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि जब आप अपराध बोध ढोते हैं तो आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमेशा अरणी होता है। और जब आप खुद को उस तरह देखते हैं तो आप ऐसी स्थितियां आकर्षित करते हैं जो इसे पुष्ट करती हैं। ऐसे लोग जो आपकी भलाई का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे बॉस जो आपको आपके लायक से कम भुगतान करते हैं, ऐसे रिश्ते जहां आप जितना देते हैं उससे कम पाते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आंतरिक रूप से आप अभी भी मानते हैं कि आप जीवन के ऋणी हैं। मुझे अपने व्यवसाय की शुरुआत में एक बहुत बड़ा अनुबंध ठुकराने की याद है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तैयार नहीं था। सच तो यह है कि मैं तैयार था, लेकिन अपराध बोध ने मुझे इसे पहचानने नहीं दिया। इसने हर पिछली विफलता को
अक्षमता का स्थायी प्रमाण जैसा बना दिया और इससे मुझे ऐसे अवसर खो दिए जो मेरे जीवन को बहुत पहले बदल सकते थे। लेकिन निर्णायक क्षण एक बेहद साधारण दिन आया। मैं एक बस स्टैंड पर बैठा था, एक थका देने वाली पारी के बाद घर लौट रहा था। खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि मेरा जीवन कैसे एक दायरे में घूम रहा था। और उसी क्षण मेरे मन में एक ऐसा विचार आया जो इतना स्पष्ट था कि ऐसा लगा जैसे वह मुझसे नहीं आया। अपराध बोध तुम्हें बचा नहीं रहा है, यह तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। यह एक तलवार की धार की तरह मुझे चीर गया, क्योंकि यह सच था। अपराध बोध ने मुझे बेहतर काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया, इसने केवल मुझे और बुरा महसूस कराया। और उस क्षण मैं समझ गया कि अगर मैं वास्तव में कुछ नया, कुछ भी बनाना चाहता था तो मुझे इस बोझ को छोड़ना होगा। और अपराध बोध को छोड़ना कोई सुंदर भावनात्मक कार्य नहीं है, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए अपनी गलतियों को देखने और यह कहने का साहस चाहिए, मैंने उस समय जो मेरे पास था उसके साथ मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके लिए खुद के प्रति दया चाहिए। इसके लिए यह पहचानने की परिपक्वता चाहिए कि कोई भी खुद से नफरत करके बेहतर नहीं होता। इसके लिए यह समझने की ताकत चाहिए कि अपराध बोध एक नियंत्रण तंत्र है और जब तक आप इसके द्वारा फंसे हुए हैं, आपका अवचेतन आपको विस्तार नहीं करने देगा। जब मैंने आखिरकार अपराध बोध को छोड़ दिया, भले ही धीरे धीरे मेरे भीतर कुछ व्यवस्थित हो गया, मेरी ऊर्जा बढ़ गई, मेरे निर्णय अधिक स्पष्ट हो गए, मैंने अधिक जागरूकता के साथ कार्य करना शुरू किया। मैंने ऐसे अवसर देखने शुरू कर दिए जो पहले दूर लगते थे। अपराध बोध मेरी आंखों पर एक काले फिल्टर जैसा था। जब मैंने फिल्टर हटाया तो दुनिया स्पष्ट हो गई, और जब दुनिया स्पष्ट हो गई तो मैंने आखिरकार आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सच्चाई यह है कि कोई भी अपराध बोध ढोकर आगे नहीं बढ़ सकता। यह आपको अतीत से बांधे रखता है, जबकि आप भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब आप इस बोझ को छोड़ते हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं बल्कि सचेत रूप से, तो आपको कुछ मुक्तिदायक एहसास होता है। आप कभी टूटे नहीं थे, आप बस एक भावनात्मक पैटर्न के पीछे छिपे थे जिसने आपकी सच्ची ताकत को उभरने नहीं दिया। और जब आप उस पैटर्न को पीछे छोड़ते हैं तो सब कुछ उस तरह से आगे बढ़ने लगता है जो कभी असंभव लगता था। लंबे समय तक निष्क्रियता ही वह मौन पैटर्न था जिसने मेरे जीवन को नियंत्रित किया। मैं जागता था, जो जरूरी था वह करता था, जो मेरे सामने आता था उस पर प्रतिक्रिया करता था, और दिन के अंत में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं बनाया, बस दिनचर्या द्वारा धकेला गया। निष्क्रियता शुरू में खतरनाक नहीं लगती, यह आराम, तटस्थता, सावधानी जैसा महसूस होता है, लेकिन वास्तविकता में यह सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं होता कि आप स्थिर खड़े हैं। जीवन बस आपको जहां चाहे वहां धकेलता है और आप बस उसके साथ चलते जाते हैं, यह मानते हुए कि यह सामान्य है। और जब आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपको एहसास होता है कि आप निर्णय नहीं लेते, आप बस अपनी ही स्थिरता का पालन करते हैं। मैंने इसे इतनी तीव्रता से जिया कि कई सालों तक मेरा मानना था कि मेरे भाग्य पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैंने सोचा कि मेरा एकमात्र काम था जो कुछ भी मेरे रास्ते में आए उसे स्वीकार करना। जब तक एक दिन किसी ने मुझसे एक ऐसा सरल फिर भी इतना शक्तिशाली सवाल पूछा जो कई दिनों तक मेरे भीतर गूंजता रहा। आज आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपका पुराना अस्व नहीं करेगा? इसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने कभी खुद के एक अलग संस्करण के रूप में कार्य करने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने हमेशा अपने पुराने स्व से प्रतिक्रिया दी। मैंने हमेशा दोहराया, हमेशा पुष्ट किया, हमेशा उसी भावनात्मक पैटर्न का पालन किया। इस प्रश्न ने मेरे भीतर एक नया स्थान खोला और मैंने इसे व्यावहारिक रूप से उत्तर देने का प्रयास करने का निर्णय लिया। बड़े बड़े वादों से नहीं, विशाल परिवर्तनों से नहीं, बल्कि छोटे, सोच समझकर चुने गए कामों से। और इसी सिलसिले में मुझे एक चौंकाने वाली बात समझ आई। सचेत कर्म निष्क्रियता का अचूक इलाज है। जब आप इरादे से काम करते हैं, भले ही वह छोटा क्यों ना हो, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत भेजते हैं कि नाव में एक नया कमांडर आ गया है, और यही एक वास्तविक बदलाव की शुरुआत है। मुझे एक विशेष घटना याद है।
मैं अपना छोटा सा सफाई का व्यवसाय शुरू कर रहा था और मुझे अपनी सेवाएं एक ऐसी कंपनी को देने का अवसर मिला जो मेरे किसी भी पुराने ग्राहक से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मेरे पुराने स्व ने तुरंत अपनी दलीलें देना शुरू कर दिया। तुम तैयार नहीं हो, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, वे तुम्हारे प्रस्ताव पर हंसेंगे। ये वही जाना पहचाना ढर्रा था जिसने मुझे छोटा, अदृश्य और छिपा कर रखा था। लेकिन तब तक मैं पहले से ही नए सवाल का अभ्यास कर रहा था, इसलिए मैंने खुद से पूछा, मेरा नया स्व अब क्या करेगा? और जवाब इतनी जोर से आया कि मैं कांप उठा, वह जाएगा। और मैं गया। मैं घबराया हुआ था, मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे, मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं गया। मैं कंपनी के निदेशक के सामने बैठा, अपनी सेवाएं प्रस्तुत की और मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने तुरंत सौदा पक्का कर लिया। वह निर्णय इतना छोटा और इतना सीधा साधा केवल मेरे वित्तीय परिणामों को ही नहीं बदला, इसने बदल दिया कि मैं खुद को क्या मानता था। क्योंकि उस क्षण मैं सचेत कर्म की शक्ति को समझा। वह कर्म जो आप डर के बावजूद करते हैं, वह कर्म जो आप तैयार महसूस करने से पहले करते हैं, वह कर्म जो आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका भविष्य एक अलग दृष्टिकोण की मांग करता है। विज्ञान इस बात की शानदार ढंग से पुष्टि करता है। मस्तिष्क विचार से कहीं अधिक कर्म पर प्रतिक्रिया करता है। कर्म ही नई तंत्रिका मार्ग बनाता है। कर्म ही पुराने पैटर्न को तोड़ता है। कर्म ही आपकी पहचान को पुनर्गठित करता है। और जितना अधिक आप अपने इच्छित भविष्य के अनुरूप कार्य करते हैं, उतना ही आपका मन खुद को उस भविष्य को जीने में सक्षम व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। यदि अब तक जो आप सुन रहे हैं वह आपके भीतर स्पष्टता ला रहा है, यदि यह आपको ऐसी बातें देखने में मदद कर रहा है जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, यदि यह वास्तव में मदद कर रहा है, तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, यह एक सचेत कर्म है। यह आपका यह कहना है, मैं आगे बढ़ते रहने का चुनाव करता हूं। और यह साधारण सा चुनाव आपको अगली सामग्री से, अगले कदमों से, अपने अगले संस्करण से जोड़ता है। अब बदलाव की बात पर लौटते हैं। उस अनुबंध के बाद मैंने एक ऐसा पैटर्न अपनाना शुरू किया जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। हर बार जब मेरे पुराने अस्व ने नियंत्रण करने की कोशिश की, चाहे डर, संदेह, आलस्य या असुरक्षा के साथ, मैंने इसके विपरीत कार्य किया। कुछ छोटा सा, कुछ साधारण सा, लेकिन कुछ ऐसा जो पुराने पैटर्न के विपरीत था। और इस दोहराव ने मेरे भीतर एक नई भावनात्मक संरचना बनाई। मैं आदत से नहीं बल्कि इरादे से निर्देशित होने लगा, डर से नहीं बल्कि दूरदृष्टि से। और ठीक यही वह चीज थी जिसने मेरे चारों ओर सब कुछ पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। बेहतर ग्राहक, बड़े अवसर, अप्रत्याशित निमंत्रण, तेज वृद्धि। यदि मैंने सही प्रेरणा या पूर्ण आत्मविश्वास का इंतजार किया होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। ये सब छोटे छोटे कामों से शुरू हुआ जो मेरे पुराने स्व ने कभी नहीं किए होते। और शायद आप अभी इसका अनुभव कर रहे होंगे। शायद कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए। एक संदेश भेजना, वेतन वृद्धि मांगना, एक परियोजना शुरू करना, खुद को मुखर करना, एक सीमा निर्धारित करना, एक निर्णय लेना। लेकिन निष्क्रियता जो समझदारी का भेष बदलकर आती है, आपको वर्षों से रोके हुए है। और जब भी आप कार्य करने के बारे में सोचते हैं तो वही पुराना पैटर्न सामने आता है। क्या होगा अगर यह गलत हो गया? क्या होगा अगर आप तैयार नहीं हैं? क्या होगा अगर वे आप पर हंसें? पुराना स्व हमेशा डर को एक तर्क के रूप में इस्तेमाल करता है। सचेत कर्म दूरदृष्टि का उपयोग करता है। बात यह है, आपको कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको वह करना होगा जिससे आपका पुराना स्व बचता था। एक फोन कॉल, एक चुनाव, एक निर्णय, एक प्रतिज्ञान, हाव भाव में बदलाव, हिम्मत का एक छोटा सा काम। क्योंकि इनमें से हर एक कार्य पुराने पैटर्न को कमजोर करेगा और नए को मजबूत करेगा। और जब नया पुराने से मजबूत होने लगता है तो आप कुछ असाधारण महसूस करते हैं। आप कभी कमजोर नहीं थे, आप बस एक ऐसे स्व के आज्ञा पालन में जी रहे थे जो अब यह नहीं दर्शाता कि आप वास्तव में कौन हैं। सचेत कर्म केवल आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही नहीं बदलता, यह आपको बदलता है कि आप क्या बन रहे हैं। और जब आप एक अलग व्यक्ति बनने लगते हैं
तो जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता। छोटा सोचना कोई मासूम आदत नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक जेल है जो समझदारी, सामान्य ज्ञान और यथार्थवाद के रूप में भेस बदल कर आती है। लंबे समय तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इसमें फंसा हुआ था, क्योंकि छोटा सोचना सीमा जैसा नहीं लगता, यह सुरक्षा जैसा लगता है। यह वह आंतरिक आवाज है जो कहती है, ज्यादा मत करो, बहुत दूर मत जाओ, इतने ऊंचे सपने मत देखो, ज्यादा पैसे मत मांगो, बहुत ज्यादा जोखिम मत लो। और सबसे बुरी बात यह है कि यह धमकी भरे लहजे में नहीं आती, यह परवाह के लहजे में आती है। यह खुद को आपके अच्छे विवेक के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन वास्तव में यह भावनात्मक आत्मविनाश के सबसे विनाशकारी रूपों में से एक है। मैं इसे इतनी लगातार जीता था कि यह स्वाभाविक लगने लगा था। जब मैंने अपना सफाई का व्यवसाय शुरू किया तो मैंने इतने कम पैसे लिए कि अक्सर लाभ मेरे निवेश किए गए घंटों को बमुश्किल ही पूरा करता था। मैंने खुद से कहा कि मैं निष्पक्ष था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बस डरा हुआ था। नहीं, सुनने से डरना, बहुत साहसी लगने से डरना, विनम्र न दिखने से डरना, डरना कि कहीं कोई यह न समझ जाए कि मुझे वास्तव में पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। छोटा सोचना मेरा रक्षा तंत्र था, लेकिन सभी भावनात्मक बचावों की तरह इसने मुझे विकास से भी बचाया। मुझे एक विशेष बातचीत याद है जिसने मेरे अंदर एक कुंजी घुमा दी। एक अनुभवी व्यवसायी ने मेरी ओर देखा और पूछा, आप इतने कम पैसे क्यों लेते हैं? मैंने पूरी तरह स्वचालित रूप से जवाब दिया, क्योंकि कोई ज्यादा पैसे नहीं देगा। वह हंसा, लेकिन उपहास पूर्वक नहीं। वह ऐसे हंसा जैसे कोई ऐसा पैटर्न पहचानता है जिसे उसने 1000 बार देखा हो। उसने कहा, समस्या बाजार नहीं है, समस्या यह है कि आप अपने काम के मूल्य पर विश्वास नहीं करते, और जब तक आप ऐसा मानते रहेंगे लोग आपके साथ ठीक उसी तरह व्यवहार करेंगे। वह बात मुझे तलवार की तरह चीर गई, क्योंकि यह सच था, और इससे और भी ज्यादा दर्द हुआ क्योंकि मैंने उस क्षण में महसूस किया था कि दुनिया मुझे सीमित नहीं कर रही थी, मैं यह सब खुद ही कर रहा था। वह बातचीत मेरे मन में कई दिनों तक गूंजती रही, और मैंने यह देखना शुरू किया कि छोटा सोचना हर चीज में कैसे दिखाई देता था। मेरे बोलने के तरीके में, मेरे व्यवहार में, मेरे खुद को प्रस्तुत करने के तरीके में। मैं बिना एहसास के सिकुड़ जाता था। मैं तब भी माफी मांगता था जब कोई कारण नहीं होता था। मैंने ऐसी शर्तें स्वीकार की जिनसे मैं थक जाता था। मैंने कुछ भी कहा जब वह सच नहीं था। छोटा सोचना केवल आपकी वित्तीय स्थिति को ही प्रभावित नहीं करता, यह आपके हाव भाव, आपकी आवाज के लहजे, तारीफें स्वीकार करने की आपकी क्षमता, आपके बातचीत कौशल, खुद को उजागर करने के आपके साहस को प्रभावित करता है। और विज्ञान इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। जब आप एक सीमित आत्म छवि रखते हैं, तो जब भी आप अपने जीवन का विस्तार करने की कोशिश करते हैं, तो मस्तिष्क डर और आत्म संरक्षण से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है। आपको वास्तविक शारीरिक असहजता महसूस होती है, जैसे आप कुछ गलत कर रहे हों, जबकि वास्तव में आप बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग वेतन वृद्धि मांगने के समय जम जाते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलने की जरूरत पड़ने पर घबरा जाते हैं, किसी अवसर के सामने हकलाते हैं, या किसी अधिक मुखर व्यक्ति के सामने खुद को कम आंकते हैं। यह शर्म नहीं है, यह एक अटकी हुई आत्म छवि है। यह आपका अवचेतन मन कह रहा है, तुम खुद को जितना मानते हो उससे बड़ा बनने की हिम्मत मत करना। मैंने इसे अनगिनत बार महसूस किया। जब भी मैंने किसी सेवा के लिए ज्यादा पैसे लेने की कोशिश की तो मेरी धड़कन तेज हो गई, मेरा हाव भाव सिकुड़ गया, और मेरे मन ने ग्राहक की प्रतिक्रिया से पहले ही कीमत कम करने के बहाने बनाए। मैंने यह स्वचालित रूप से किया, और सबसे क्रूर बात यह है कि बाद में मैं इसे तर्कसंगत रूप से सही ठहराता था। कम से कम इस तरह मैंने काम पक्का कर लिया। लेकिन सच यह है कि मैंने कुछ भी पक्का नहीं किया था। मैंने बस एक बार फिर खुद की उस छोटी सी छवि की पुष्टि की थी जो मेरे मन में थी। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने उस समय मेरे लिए कुछ बेहद असहज करने का फैसला किया। मैंने उस व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू किया जो इसके लिए तैयार महसूस करने से पहले बड़ा सोचता था। और इसका मतलब अहंकारी की तरह व्यवहार करना नहीं है। इसका मतलब है गरिमा के साथ कार्य करना। इसका मतलब है दृढ़ विश्वास के साथ बोलना। इसका मतलब है लोगों की आंखों में देखना।
इसका मतलब है उचित शुल्क लेना। इसका मतलब है खुद को उस व्यक्ति के हाव भाव के साथ प्रस्तुत करना जो जानता है कि वह क्या कर रहा है। इसका मतलब है अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगना बंद करना। मेरे लिए वह क्रांतिकारी था और शायद यह उस बात को समझाता है जो आप पहले ही महसूस कर चुके होंगे, वह एहसास कि आप अधिक जी सकते हैं, अधिक बन सकते हैं, अधिक पा सकते हैं, लेकिन कुछ अदृश्य चीज आपको रोके हुए है। बिल्कुल वही है। छोटा सोचना आपकी पहचान के चारों ओर एक अदृश्य जाल बना देता है। आप जानते हैं कि बाहर और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपके भीतर कुछ कहता है यह तुम्हारे लिए नहीं है, अभी नहीं, उस तरह से नहीं। और इसलिए आप खुद को छोटा रखते हैं ताकि आप जहां हैं वहां फिट हो सकें, और जहां आपको नहीं होना चाहिए वहां फिट होना अस्तित्व का सबसे दर्दनाक तरीका है। सच यह है कि छोटा सोचना किसी को नहीं बचाता, यह केवल दुख को लंबा करता है, क्योंकि आप एक विशाल क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन आप खुद के एक छोटे से संस्करण में सिकुड़ कर जीते हैं। और जितना अधिक आप अपने आप से छोटा जीने की कोशिश करते हैं, उतना ही जीवन आपको दिखाता है कि कुछ गलत है। आप निराशा, ठहराव, उत्साह की कमी, क्षमता के बर्बाद होने का एहसास महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि आप में कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि आप एक ऐसे भावनात्मक स्थान में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं जो अब आपके काम का नहीं है। और जब आप अंततः उस सोच का विस्तार करना शुरू करते हैं, जब आप ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू करते हैं जो हकदार है, जो योगदान देता है, जिसका मूल्य है, तो कुछ जादुई होता है। दुनिया आपको अस्वीकार नहीं करती, यह आपके चारों ओर खुद को पुनर्गठित करती है। अवसरों का अंदाज बदल जाता है, लोग आपको अलग तरह से देखने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि दुनिया पहले बदल गई, बल्कि इसलिए कि आप आंतरिक रूप से बदल गए। बड़ा सोचना अहंकार के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी के बारे में है। यह उस रोशनी को पहचानने के बारे में है जिसे आप खुद से छिपाते रहे हैं। यह अपने जीवन को यह दर्शाने की अनुमति देने के बारे में है कि आप वास्तव में कौन हैं, न कि वह जो आपने सिर्फ जीवित रहने के लिए सीखा था। यह संक्रमण असहज है, यह अजीब है, यह डरावना है, लेकिन यह मुक्तिदायक है। और यह ठीक यही असहजता है जो आपके विस्तार का संकेत देती है। यह वह जगह है जहां परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह वह जगह है जहां पुराना मैं अपनी जमीन खो देता है। यह वह जगह है जहां आप आखिरकार अपनी क्षमता से कम जीना छोड़ देते हैं और उस जीवन को जीना शुरू कर देते हैं जो हमेशा से आपका हक रहा है। दूसरों को खुश करने के लिए जीना अपने ही जीवन को खोने के सबसे शांत तरीकों में से एक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी आपको इसमें सीधे मजबूर नहीं करता। यह कुछ ऐसा है जिसे आप धीरे धीरे बिना एहसास हुए बनाते जाते हैं। एक नकली मुस्कान यहां, एक समझौता वहां, कहीं और एक चुप्पी, जब तक कि एक दिन आप आईने में नहीं देखते और महसूस करते हैं कि आप उस व्यक्ति को पहचानते ही नहीं जो आपको वापस देख रहा है। मैंने इसे जितना मैं स्वीकार करना चाहूंगा उससे कहीं ज्यादा गहराई से अनुभव किया है। कई सालों तक मेरा जीवन मेरी इच्छाओं से नहीं बल्कि इस डर से निर्देशित था कि दूसरे क्या सोच सकते हैं। मैंने फैसले नहीं लिए, मैंने अस्तित्व में रहने की अनुमति मांगी। यह सब मेरे समझने से बहुत पहले शुरू हो गया था। जब आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां दूसरों की उम्मीदें आपकी अपनी इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं, तो आप खुद को ढालना सीख जाते हैं। आप किसी को परेशान न करना, निराश न करना, विरोध न करना सीख जाते हैं और बिना एहसास हुए आप खुद से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जब यह अनुकूलन एक आदत बन जाता है तो इसकी भावनात्मक कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। आप एक ऐसा खालीपन महसूस करने लगते हैं जिसे कुछ भी नहीं भर पाता, क्योंकि आप चाहे कितना भी खुश करने की कोशिश करें, वह कभी पर्याप्त नहीं होता। और भले ही वह पर्याप्त हो जाए, आपको एहसास होता है कि वह आपको पोषित नहीं करता। वह केवल उस कहानी को हवा देता है जिसका पालन करने के लिए आपको प्रशिक्षित किया गया था। जब मैंने एक पूरी तरह से अनिश्चित चीज का पीछा करने के लिए अपनी स्थिर नौकरी छोड़ने का फैसला किया, तो मैंने इस बात को बेरहमी से महसूस किया। मेरे परिवार की प्रतिक्रिया बदलाव से भी ज्यादा तेजी से आई। उन्होंने मुझे गैर जिम्मेदार कहा कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, कि मैं उस सुरक्षा को फेंक रहा हूं जिसे पाने का कई लोग सपना देखते हैं। और वह बात मुझे दिल पर वार की तरह लगी, क्योंकि उस पल तक
मेरा एक हिस्सा अभी भी मानता था कि मुझे जीने के लिए उनकी स्वीकृति की जरूरत है। मैं उस पैटर्न को बिना एहसास हुए ढो रहा था, एक ऐसा पैटर्न जिसने मेरे सपनों को दूसरों की समझ में फिट होने के लिए छोटा कर दिया, एक ऐसा पैटर्न जिसने मेरे हर विकल्प पर, किसी के असहमत होने पर मुझे सिकुड़ दिया। लेकिन उस दिन जब वे बोल रहे थे, मुझे कुछ बहुत अलग और बिल्कुल नया महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि पहली बार मैं गलत समझा जाने को तैयार था, अगर इसका मतलब मेरे अंदर जो महसूस हो रहा था उसके प्रति सच्चा होना था। और यह सबसे कठिन फैसलों में से एक है जो कोई भी इंसान ले सकता है, बाहरी मान्यता के बजाय आंतरिक सच्चाई को चुनना। मैं डरा हुआ था, हाँ, असफल होने से डरा हुआ, निराश करने से डरा हुआ, उन सब बातों की पुष्टि करने से डरा हुआ जो उन्होंने कही थी। लेकिन मैं खुद का एक छोटा रूप बनकर उन लोगों की अपेक्षाओं में फिट होने से भी थक गया था जो मेरा जीवन नहीं जी रहे थे। यह चौंकाने वाला है कि आलोचना का डर लोगों को कैसे लकवाग्रस्त कर देता है। मनोविज्ञान इसे स्पष्ट रूप से समझाता है। मानव मस्तिष्क अस्वीकृति को खतरे से जोड़ता है, क्योंकि प्राचीन समय में अस्वीकृत होने का मतलब सुरक्षा खोना था। आज कोई भी असहमति से मरता नहीं है, लेकिन शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे मर जाएंगे। और इसीलिए आप हिचकिचाते हैं, चुप हो जाते हैं, खुद को छोटा कर लेते हैं, ढल जाते हैं, और यह भीतर से आपके आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। मैंने महसूस किया कि मैं ऐसे जी रहा था, सचमुच देखे जाने से डर रहा था, वह बनने से डर रहा था जो मैं बनना चाहता था, चमकने और असुविधा पैदा करने से डर रहा था। लेकिन अहम मोड़ तब आया जब मैंने महसूस किया कि दूसरों को खुश करना मुझे बचा नहीं रहा था, वह मुझे नष्ट कर रहा था। मैं अपनी इच्छाओं, अपने विचारों, अपनी प्रतिभाओं, अपनी आवाज को दबा रहा था। और जब आप यह सब दबा देते हैं तो आप भावनात्मक रूप से मरना शुरू कर देते हैं। हर उस चुनाव के साथ जो आप नहीं करते, आपकी थोड़ी सी रोशनी फीकी पड़ जाती है और आप एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं जो आपका नहीं होता, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए आरामदायक होता है। और गहराई से देखें तो यह पैटर्न हमेशा डर से पैदा होता है। अस्वीकृत होने का डर, आलोचना किए जाने का डर, न्याय किए जाने का डर, अहंकारी दिखने का डर, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने असफल होने का डर जो आपकी प्रशंसा करता है। लेकिन एक क्रूर सच्चाई थी जिसे मुझे स्वीकार करना पड़ा। आप छोटे स्थानों में फिट होने की कोशिश करके कभी महान नहीं बन पाएंगे। आप हर किसी द्वारा स्वीकार किए जाने की कोशिश करके कभी आजाद नहीं होंगे। यदि आप ऐसी भूमिकाएं निभाते रहेंगे जो आपकी नहीं हैं, तो आप कभी अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। उस दिन से जब मेरे अपने रास्ते को चुनने के लिए मेरी आलोचना की गई, तो मेरे भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया। मैंने महसूस किया कि साहस का मतलब कभी डर महसूस न करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ना तब भी जब आपको पता हो कि कुछ लोग नहीं समझेंगे। मैंने महसूस किया कि प्रामाणिकता का मतलब विद्रोही होना नहीं है, इसका मतलब वास्तविक होना है। और जब आप वास्तविक होना शुरू करते हैं तो कुछ लोग दूर चले जाएंगे, लेकिन दूसरे करीब आएंगे। सही लोग, वे जो आपको पहचानते हैं, वे जो आपकी आत्मा की भाषा बोलते हैं, वे जो विस्तार के उसी स्तर पर कंपन करते हैं। और शायद आप भी इस समय ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। शायद कोई ऐसा फैसला है जिसे आप जानते हैं कि आपको लेना है, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया से डरते हैं। शायद आपके भीतर एक सपना छिपा हुआ है जिसे आप मजाक बनने से बचने के लिए गुप्त रखते हैं। शायद आपका एक रूप बाहर निकलने के लिए चीख रहा है, लेकिन आप अभी भी उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। सच तो यह है कि जब तक आप खुश करने के लिए जिएंगे, आप खुद को कभी नहीं खोज पाएंगे। और जो खुद को नहीं खोजते वे बदलते नहीं हैं। जो बदलते नहीं वे बढ़ते नहीं। जो बढ़ते नहीं वे भावनात्मक रूप से बीमार हो जाते हैं। एक प्रामाणिक जीवन हमेशा एक ही बिंदु से शुरू होता है, वह दिन जब आप तय करते हैं कि आप दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए खुद को अब और धोखा नहीं देंगे। और जब आप वह फैसला लेते हैं, भले ही वह छोटा हो, भले ही आप कांप रहे हों, भले ही आप असुरक्षित हों, तो पूरा ब्रह्मांड ऐसे प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है जो कभी असंभव लगता था। क्योंकि सबसे शक्तिशाली ऊर्जा जो मौजूद है वह उस व्यक्ति की ऊर्जा है जो आखिरकार यह पूछना बंद कर देता है कि वह सचमुच कौन है।
नए के प्रति प्रतिरोध मुझ में हमेशा एक शक्तिशाली शक्ति रही है, खामोश फिर भी अथक। यह एक बड़ी बाधा के रूप में नहीं आया, बल्कि छोटी आंतरिक तोड़फोड़, बिखरे हुए विचारों, विवेक के रूप में छिपे डर, भावनात्मक आवेगों के रूप में आया, जिसने मुझे ठीक उसी समय पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जब मैं आगे बढ़ने वाला था। और यह उल्लेखनीय है कि यह प्रतिरोध कितना प्रेरक हो सकता है। यह हमेशा समझदारी भरे तर्कों के साथ प्रस्तुत होता है। आराम से करो, जल्दी मत करो, शायद यह सही समय नहीं है। जो आपके पास पहले से है उसे सुरक्षित करना बेहतर है। और इससे पहले कि आपको पता चले, आप उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, उसी वेतन पर, उसी दिनचर्या पर, उसी जीवन पर जिसे आपने अनगिनत बार छोड़ने की कसम खाई थी। मुझे स्पष्ट रूप से याद है पहली बार जब मैंने इतनी बड़ी राशि कमाई जो मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड मुझे एक ऐसा जीवन सौंप रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और योग्य महसूस करने के बजाय मुझे डर लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभालूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पुरानी पहचान को खतरा था। और जब आपकी पहचान को खतरा होता है तो प्रतिरोध पूरी ताकत से आता है। मैंने बिना एहसास हुए गलत फैसले लेने शुरू कर दिए। जहां कोई समस्या नहीं थी वहां समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दी। मामूली बातों पर आवेगपूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे मेरा अपना व्यवहार मेरे लाभ को उसी भावनात्मक आकार तक कम करने की कोशिश कर रहा था जिसे मैं ढो रहा था। ठीक ऐसा ही कई लोगों के साथ होता है। और सबसे क्रूर बात यह है कि उन्हें इसका एहसास नहीं होता। वे सोचते हैं कि वे भटक रहे हैं, वे सोचते हैं कि ऐसा होना ही नहीं था, वे सोचते हैं कि चीजें अचानक बदल गईं, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है। ये पुराना मैं है जो जीवित रहने के लिए लड़ रहा है। प्रतिरोध एक गहरा मनोवैज्ञानिक तंत्र है, अचेतन का एक प्रयास है कि सब कुछ वैसा ही रखा जाए। ये नए को एक खतरे के रूप में देखता है, तब भी जब नया अच्छा होता है। ये सहज है, ये स्वचालित है, और इसीलिए इसे देखना इतना मुश्किल है। और इस आंतरिक संघर्ष ने मुझे अनगिनत वास्तविक जीवन की कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो मैंने देखी थीं। शानदार लोग जिन्हें बड़े अवसर मिले थे और अपनी चरम सीमा पर अपने ही जीवन पर नियंत्रण खोने लगे। और माइक टायसन का मामला हमेशा मेरे दिल को छू जाता था। उनमें असाधारण प्रतिभा, ताकत और करिश्मा था, लेकिन वे विनाशकारी भावनात्मक आदतों का एक समूह ढोते थे जो इतनी मजबूत थीं कि न तो प्रसिद्धि और न ही पैसा उन्हें बनाए रख सका। पुरानी भावनात्मक पैटर्न ने नई बाहरी वास्तविकता पर विजय प्राप्त की, और यह जितना हम कल्पना करते हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों के साथ होता है। क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि नए को बनाए रखने के लिए भावनात्मक संरचना की कमी के कारण। मुझे ठीक इसी तरह का संघर्ष याद है जब मेरा व्यवसाय बहुत तेजी से फलने फूलने लगा। अचानक मैं ज्यादा कमा रहा था, ज्यादा अवसर मिल रहे थे, पहचान मिल रही थी, और मेरे शरीर ने चिंता और आशंका के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया दी, जैसे कुछ गलत हो। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अचेतन को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप अच्छा कर रहे हैं। उसे इस बात की परवाह होती है कि आप अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं, और किसी भी अज्ञात चीज को जोखिम के रूप में समझा जाता है। नए के प्रति प्रतिरोध केवल तभी प्रकट नहीं होता जब आप बढ़ रहे होते हैं। यह रोजमर्रा की साधारण चीजों में भी दिखता है। आप पैसे बचाने का फैसला करते हैं और कुछ आपको खर्च करने पर मजबूर कर देता है। आप हर दिन व्यायाम करने का फैसला करते हैं और आपका एक हिस्सा सही बहाने गढ़ना शुरू कर देता है। आप अपनी खुराक सुधारना शुरू करते हैं और अचानक वह भावनात्मक मजबूरी पैदा होती है जिससे आप पीछे हट जाते हैं। आप पढ़ाई करने का फैसला करते हैं, लेकिन आपका शरीर बेचैन, थका हुआ, विचलित हो जाता है। इनमें से कोई भी संयोग नहीं है। यह पुराना पैटर्न है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और यह मुझे मेरे जीवन के सबसे असहज और परिवर्तनकारी क्षणों में से एक पर ले आता है। जब मैंने अपनी कंपनी के साथ अच्छी कमाई करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हर नया अवसर एक ऐसे डर के साथ आता था जिसे मैं समझा नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमेशा कुछ गलत होने की उम्मीद कर रहा था। और जब आप कुछ गलत होने की उम्मीद करते हैं तो आपका अचेतन छोटी समस्याएं पैदा करने का एक तरीका ढूंढ लेता है जो उस भावना की पुष्टि करती है।
और मैंने देखना शुरू किया कि हर कदम आगे बढ़ने पर एक संयोगवश पीछे हटने वाला कदम आता था। लेकिन मानव मन में कुछ भी सचमुच संयोगवश नहीं होता। ये सब पैटर्न है, ये सब पुनरावृत्ति है, ये पुराना मैं है जो वहां पीछे हटने की कोशिश कर रहा है जहां उसे सुरक्षित महसूस होता है। यह अविश्वसनीय रूप से आम है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले कार्य करने के लिए आत्मविश्वासी होने की जरूरत है, पहले नए का सामना करने के लिए मजबूत होने की जरूरत है, अगला कदम उठाने के लिए पहले सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है। लेकिन यह ठीक इसके विपरीत है। आपको कांपते हुए भी कार्य करने की जरूरत है, आपको संदेह करते हुए भी आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको तब भी आगे बढ़ना है जब आप तैयार महसूस न करें, क्योंकि इसी तरह आप प्रतिरोध को तोड़ते हैं। प्रतिरोध कार्रवाई से पहले गायब नहीं होता है, यह क्रिया के दौरान गायब हो जाता है। शायद आपने इसे पहले भी महसूस किया होगा, वह अजीब सी बेचैनी जब जिंदगी बेहतर होने लगती है, मानो आप अपने ही किसी हिस्से को धोखा दे रहे हों, मानो आप किसी वर्जित जमीन पर कदम रख रहे हों, मानो कुछ बहुत बड़ा आने वाला है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रतिक्रिया करें। वह बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि आप विस्तार कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आंतरिक वास्तविकता सामने आ रही बाहरी वास्तविकता के आकार में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। प्रतिरोध ही वास्तविक परिवर्तन से पहले की अंतिम बाधा है। यह हमेशा दहलीज पर छलांग लगाने से ठीक पहले प्रकट होता है और ज्यादातर लोग ठीक वहीं पीछे हट जाते हैं, अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे यह नहीं समझते कि यह बेचैनी स्वाभाविक है, कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है, कि यह वह संकेत है कि आप ठीक उसी जगह हैं जहां आपको होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा कदम उठाएं जो इस संदेश के प्रभाव को पूरी तरह बदल सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें, कोई एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं जो पुरानी आदतों में फंसा हुआ है, उन्हीं डरों से जूझ रहा है, उन्हीं चक्रों को दोहरा रहा है और सालों से वही भावनात्मक बोझ ढो रहा है। यदि यह सामग्री आपको पसंद आई है तो बहुत संभावना है कि उन्हें भी पसंद आएगी। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें। कभी कभी एक साधारण बातचीत, एक साधारण अंतर्दृष्टि, जागरूकता का एक साधारण बीज ही वह चिंगारी होती है जिसकी वे इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और मेरे साथ यहां तक आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने जीवन का विस्तार करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के साथ यह जगह साझा करना हमेशा एक सम्मान की बात है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।